क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं CGPSS मेंस पेपर 7 पार्ट 3 को हम पढ़ रहे थे। अभी तक बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कई जगह इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा भा क्री अप या कई जगह अनूप, जैसे यहाँ पर दिख भी रहा है। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अभी तक हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कंप्लीट कर चुके हैं, इसको अभी तक अगर हम देखें तो इनमें भारत में मानव संसाधन विकास, भारत में कुशल संसाधन की उपलब्धता, भारत में मानव संसाधन की नियोजिता एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन, मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाएं एवं परिषद। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे काउंसिल हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक बहुत सारे हम पढ़ चुके हैं। इनमें से जैसे है NCHER, NCERT, न्यूपा, UGC, ओपन यूनिवर्सिटी, AICTU और NCTE, उसके बाद NCTVT, और ये कंप्लीट हो चुका था। और आज हम लोग देख रहे हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और जो चैनल पे नए हैं, इसके पहले भी जो अभी तक हमने देखा वीडियो या क्लास, उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि सभी जो क्लासेस हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे उसका कहीं ना कहीं इसके पहले जो क्लास है उससे लिंक रहता है, तो उसको अगर आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो इसको ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, उसका सारे का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड या हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो ये आपका टॉपिक है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन अभी हाल में अगर माहौल अगर देखा जाएगा तो अभी SAF का एग्जाम की तैयारी लगभग सब लोग कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। क्योंकि उसका जो SAF का एक सिलेबस में पार्ट है एग्रीकल्चर एंड वानिकी, उसमें कहीं ना कहीं आप इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना है, और ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो समझने में और आसानी होगी, क्योंकि किसी न किसी का एक बॉडी होता है, हेड बॉडी होता है, वहीं से सारी चीज़ का संचालन होता है। तो जो हम पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर से संबंधित या वानिकी से संबंधित, खासकर एग्रीकल्चर और उसके रिसर्च से संबंधित जो हेड बॉडी है वही है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो इसकी स्थापना अगर देखेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929। वो रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। इसका प्रारंभिक नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। प्रारंभ मुख्यालय था इसका बिहार, पूसा नामक स्थान में। उसके बाद वर्तमान मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। इसके बारे में थोड़ा सा और जो कुछ फैक्ट है वो तो नहीं आएगा, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें मेंस में तो नहीं, लेकिन जैसे अगर आप SAF की एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। जो इसकी स्थापना है वो पहले बिहार पूसा में था, तो फिर यहाँ पर नई दिल्ली में क्यों शिफ्ट किया गया, तो वहाँ पर क्या हुआ था 1935 में भूकंप या कुछ आपदा के कारण से जो पूसा में इसका मुख्यालय था वह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण से उनको नई दिल्ली में स्थानांतरित करना पड़ा। तो यहाँ पर कई जगह जो डेट है, इसकी स्थापना की डेट है, उसको अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि 1935 में ये आया था। उसके बाद 1936 के आसपास इसको नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। कई जगह यहाँ पर 1905 भी दिया हुआ है इसकी स्थापना का, तो क्योंकि स्थापना तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा आपको जानकारी होना चाहिए। पर अभी वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली में है, और इसका स्थापना हम 1929 लेके चलते हैं। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वशासी संगठन है। जो कृषि मंत्रालय है, तो एक जो बड़े बड़े मंत्रालय रहते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे और मंत्रालय रहते हैं जो उसके अंतर्गत कार्याधीन रहते हैं। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि कृषि में बहुत सारे नवीन अन्वेषण होते रहते हैं, खोज होते रहते हैं, रिसर्च होते रहते हैं। तो एक ही मंत्रालय उन सभी चीज़ों का नियंत्रण तो नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करता है गवर्नमेंट, अलग अलग उसको विभाग में विभाजित कर देता है, ताकि उसका स्वतंत्र नियंत्रण और संचालन हो सके। वर्तमान में जैसे अभी हमारे कृषि मंत्री अगर हम देखेंगे तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस टाइप का अगर टॉपिक है तो उससे रिलेटेड जो करेंट फैक्ट है उसको भी आप देख लिया करो। जब भी आप जाओ तो एक बार आप अपडेट कर लेना कि हमारे कृषि मंत्री कौन है, अभी फिलहाल वर्तमान में कौन है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद इतना तो हमको हिस्ट्री पता चल गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, और ये क्या कार्य करता है। तो ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत है और एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो रिसर्च से संबंधित जितना भी कार्य है उसको देखता है। उसके बाद हमने देखा कि वर्तमान कृषि मंत्री भी कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद इसका देखते हैं उद्देश्य क्या है, इसको स्थापित करने का मेन उद्देश्य या लक्ष्य क्या था। तो उद्देश्य हम देखेंगे तो इसका कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन करना और उनके बारे में शिक्षित करना है। यह संस्थान हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर पत्रिका का प्रकाशन भी करता है।
कोई भी जैसे ऑटोनॉमस बॉडी बनाया जाता है, संगठित किया जाता है, तो उनका मेन कार्य क्या रहता है, जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया है उसको नियंत्रित करना, उसको संचालन करना और उससे संबंधित जो नियम है या कानून है उसको तैयार करके उसके रेगुलेशन जारी करके उसको कार्य के रूप में क्रियान्वित करना है। तो सेम उसी तरीके से कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं या जितने भी रिसर्च होते हैं उन सारी चीज़ों का देख रेख कौन करेगा, आपका ICAR करेगा। अब इसका ICAR का उद्देश्य हमको समझ आ गया। तो इसमें एक और भी है कि बीच बीच में अपना एक पत्रिका भी जैसे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या बॉडी हैं वो अपना पत्रिका निकालते हैं, उसी तरीके से एक हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से आपका ICAR एक पत्रिका भी प्रकाशित करता है। ICAR का संगठन एवं विस्तार, हर चीज़ का एक बॉडी होता है। इसके पहले भी हम जितने भी अपना काउंसिल देखे उसमें देखें कि उनमें कौन कौन से मेंबर रहते हैं जो उसके गवर्निंग बॉडी में सम्मिलित रहते हैं। तो इसमें इनके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं पदेन अध्यक्ष। जैसे हमको पता है कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये उनके अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ पर जो शब्द है ये आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए, बाकी तो सबको पता ही है। पदेन अध्यक्ष क्या होता है? पदेन अध्यक्ष का तात्पर्य होता है उस पद के लिए किसी विशेष व्यक्ति को अलग से नियुक्त नहीं किया जाता है, उसको उस संस्थान या काउंसिल या जो भी बॉडी है उसका एक अपना संविधान रहता है, उसमें यह पहले से निश्चित रहता है कि इस पद का जो मेन होगा वह किसी का नाम रहता है। जैसे एक कृषि मंत्री हैं तो कृषि मंत्री कोई भी होंगे कृषि मंत्री, वो उसके अपने आप या ऑटोमेटिक अध्यक्ष बन जाएंगे। जैसे हमारा रहता है राज्यसभा का रहता है, राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए अलग से कोई व्यक्ति को चुनाव या नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, जिस प्रकार से हम लोकसभा के अध्यक्ष को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो उसी तरीके से आपका नीति आयोग ले सकते हैं। नीति आयोग के लिए जो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आपका ICAR का जो मेन अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री जो भी होगा उसको वो ऑटोमेटिक वो अध्यक्ष होगा ही। तो अभी वर्तमान में कौन रहे, नरेंद्र सिंह तोमर। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें सदस्य रहते हैं जो इसके जब निर्णय लिया जाता है या कुछ नया नियम बनता है तो वहाँ पर एक जगह स्थित होकर उसका निर्धारण करते हैं। जैसे कौन कौन है इसके अंतर्गत, जैसे ICAR प्रमुख पदेन अध्यक्ष के अलावा, जो क्योंकि ये अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो और हेड होंगे वो रहेंगे कार्यकारी अधिकारी। उसके बाद शिक्षा विभाग के हेड रहेंगे। और कृषि अनुसंधान, आपका कृषि अनुसंधान ये तो परिषद है, तो कृषि अनुसंधान भी बहुत सारे उसके अंतर्गत बहुत सारे संस्थाएं होते हैं कृषि अनुसंधान के नाम से, तो उसके जो हेड हैं वो रहेंगे। उसके बाद भारत सरकार एवं महानिदेशक, यहाँ से व्यक्ति जितने भी सारे मेंबर हैं उस बॉडी के मेंबर होंगे। और इस मेंबर का गठन किया गया था यशपाल कमेटी 2009 के अंतर्गत। इन्होंने अपना रिकमेंड किया था कि इस तरीके से एक जो बॉडी भी होना चाहिए ताकि कार्य को अच्छे से संपन्न कर सकें। यशपाल कमेटी का संबंध किससे है, अगर क्वेश्चन आता है तो यशपाल कमेटी का संबंध है आपके ICAR या फिर कह सकते हैं कृषि मंत्रालय से। उसके बाद है, उसके अलावा और हैं उप महानिदेशक होते हैं, इसमें 8 होते हैं। सहायक महानिदेशकों की संख्या होती है 24 होती है। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल होते हैं और अतिरिक्त सचिव, वित्त सलाहकार और अन्य सदस्य होते हैं। इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें इस प्रकार से उनके बॉडी और सदस्य होते हैं। ICAR ने अपने अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से भारत में हरित क्रांति लाने और उसके पश्चात के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत में बागवानी, मत्स्यिकी, पशु विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रबंधन एवं शिक्षा के सर्वोच्च विकास में सर्वोच्च निकाय है। और इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि एक कृषि के अलावा क्या है, बागवानी है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है। इन सभी चीज़ों का क्या करता है, अनुसंधान से संबंधित जितने भी कार्य प्रणाली होते हैं या कार्य होते हैं उनको मैनेजमेंट करने का काम आपका ICAR करता है। और एक तरीके से इस जो हम कह सकते हैं खेती कर सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी ये आपके शामिल हैं। तो इससे संबंधित जितने भी रिसर्च होंगे, रिसर्च से संबंधित जितने भी कार्य प्रणाली होंगे उनका नियंत्रण कौन करेगा या सर्वोच्च कौन होगा, आपका ICAR होगा। तो अभी हाल ही वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो देश में 101 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थाएँ हैं, 71 कृषि विश्वविद्यालय हैं और यहाँ पर जो 642 कृषि विज्ञान केंद्र है वो वर्तमान में क्या है 2020 तक अगर हम देखेंगे तो 2020 तक ये आपका हो गया है 716। इसको अपडेट कर लेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र 716। उसके बाद पहले कितना था, 642 था, अभी वर्तमान में 716 कृषि विज्ञान केंद्र। ये उसके बाद हम देखते हैं ICAR के प्रमुख लक्ष्य और कार्य। इसमें से पहला है सर्वोच्च यह निकाय है। सर्वोच्च निकाय कैसे है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, एक कृषि भी है, वानिकी है, पशुपालन है, मछली पालन है। इसके अलावा जैसे होम साइंस होता है, गृह विज्ञान होता है, इनसे संबंधित जितने भी प्रयोग हैं या जितने भी रिसर्च होते हैं उसके लिए ये एक सर्वोच्च बॉडी है, सर्वोच्च निकाय है। उसके बाद दूसरा है प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग।
क्योंकि कोई भी रिसर्च होता है एक समय के बाद उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आ जाता है, और अभी करेंट समय में हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी हर जगह इतना है कि बिना टेक्नोलॉजी की कोई भी रिसर्च हो ही नहीं रहा है। तो उसमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे हम उसको और अधिक विकसित कर सकें, उसके विकास के क्षेत्र में अलग अलग अनुप्रयोगों को और अधिक विकसित करने के लिए इसका मेन लक्ष्य रहता है और उसको प्रोत्साहित करता है। उसके बाद है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा क्रियान्वयन। ये नए नए जैसे इससे संबंधित जितने भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे इंडिया में हो रहे हैं या इंडिया के बाहर भी हो रहे हैं, तो इसका कार्य क्या है, उसको वो जो अपने अंतर्गत जितने भी संस्थान है, रिसर्च सेंटर है, उनको प्रोवाइड कराता है, नए नए तकनीकों को प्रोवाइड कराता है। पहले वो खुद लेता है, देखता है, चेक करता है कि ये हमारे जो रिसर्चर हैं या फिर डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं उनके योग्य है कि नहीं, और ये इसका कार्य कैसा है, मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल है कि कैसे, उसको पहले अपने में वो सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके बाद हैंड ओवर करता है। तो नए नए टेक्नोलॉजी को भी नीचे तक पहुँचाने तक का कार्य करता है, जिसका लाभ जो भी कृषक हैं या रिसर्च कर रहे हैं उनको मिल सके। मतलब एक तरीके से फाइनल डिसीजन लेता है कि कहीं कोई नया टेक्नोलॉजी आया, पहले वो देखेगा कि हाँ ये सही है हमारे लिए, तो पहले डील करेगा, डील करने के बाद उसका चेक करेगा, उसके बाद वो हैंड ओवर कर देता है। जैसे अभी हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं, अभी आप करेंट का मुद्दा से अगर आप जोड़ेंगे तो जैसे चाइना के साथ जैसे हमारा स्थिति है, जैसा हालात है, उसको देखते हुए नए नए रक्षा उपकरण आप जो रक्षा विभाग है वो क्या कर रहा है, डील कर रहा है। तो पहले क्या करता है, वो जाके डील करेगा, उसके बाद देखता है कि हाँ ये हमारे लिए सही है, तो उसको क्या करता है, हैंड ओवर करता है गवर्नमेंट को। तो सेम इसी तरीके से कार्य ये भी करता है। उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति है तो आवश्यक निर्णय एवं कदम, जो भी टारगेट है, जो टारगेट फिक्स किया रहता है आपका बॉडी, उसको वो क्या करेगा, कंप्लीट करने का कार्य करेगा, और उसको कंप्लीट तो करेगा, साथ ही उसको क्रियान्वयन में भी इसका रोल रहता है कि उसको कैसे हम कंप्लीट करें। उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर, प्रकाशन करना। प्रकाशन करना कैसे है कि जैसे विभिन्न प्रकार के विषय से जुड़े जितने भी रिसर्च होते हैं, जैसे रिसर्च पेपर सुने होंगे या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो उनको पहले क्या करता है, चेक करता है, मूल्यांकन करेगा, उसके बाद उसका प्रचार प्रसार करेगा, और अगर टेक्नोलॉजी है तो उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण करेगा। हस्तांतरण कैसे करेगा कि कोई जैसे रिसर्च सेंटर है, एक स्थान ले लेते हैं, मान लीजिए आपके साउथ में किसी राज्य में कोई जो कृषि से संबंधित रिसर्च है, वो बहुत अच्छा रिसर्च किया है और उसका लाभ क्या है, लाभ बहुत अधिक है। तो वो जो बॉडी है क्या करेगा, सबसे पहले वहाँ की गवर्नमेंट से उसको अपने हैंड ओवर कराएगा कि आप हैंड ओवर कीजिए बॉडी को। अब ये अलग अलग स्टेट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए ताकि अपने रिसर्च में भी आप और इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो ये करेगा। उसके अलावा जो रिसर्च पेपर रहता है, रिसर्च पेपर का मूल्यांकन करता है, उसको प्रकाशित करता है। अगर आप कई बार अगर देखेंगे, आप साइंस पढ़ते रहते हैं, तो साइंस पढ़ते हैं तो आप रिसर्च पेपर शब्द देखते हैं कि फलाना साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया। तो रिसर्च पेपर का महत्वपूर्ण क्या है, जितने भी खोज हुए रहते हैं उसको रिसर्च पेपर के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद है 6 नंबर, अन्य कार्य क्या हो सकते हैं। अन्य कार्य के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी इनको इनसे संबंधित कार्य देगा वो इसको करता है, उसके लिए करने के लिए ये बाध्य है। तो ये हो गया लक्ष्य और कार्य। अब हम इसका योगदान देखते हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है CGPCS है, CGPCS के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। तो CGPCS के संदर्भ में जो ICAR है उसका क्या योगदान, तो इसको देख लेते हैं। ICAR का योगदान छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हरित क्रांति के माध्यम से वर्ष 1951 से लेकर के 2014 तक जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ उसमें किस प्रकार से वृद्धि हुआ, अगर हम उसको देखेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुआ है, बागवानी में 9.5 गुना वृद्धि हुआ है, मत्स्य में 12.5 गुना वृद्धि हुआ है, और दुग्ध में 7.8 गुना, और अंडा में 38 गुना वृद्धि हुआ है। तो अगर हम इसको देखें कि जिस तरीके से वृद्धि दर है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से हम इम्प्रूव कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में हमारा विकास किस तरीके से आगे आ रहा है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं, जो विश्व स्तर है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किसे भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसको कमेंट करके बताएं, इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषक सुरक्षा। इसमें भी आपका ICAR का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य और पोषक सुरक्षा में अभी हम देखते हैं कि राज्य स्तर हो या फिर केंद्र स्तर में बहुत सारी योजनाएं चल रहे हैं। पोषण सुरक्षा में आप देखेंगे तो आपका स्कूल है या आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ बहुत सारे इस तरीके से खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, इससे सभी लोग अवगत हैं। तो ये जितने भी योजनाएँ चल रहे हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, देश में कुल 8 कृषि जोन हैं, जिनमें कुल यहाँ पर 642 है, यहाँ पर आप सुधार लेंगे, 716 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का स्थान देखेंगे तो ये 7वें जोन में आता है, और इसमें केंद्र की संख्या 20 है। ये इसमें हम अपडेट देखते हैं कि पुराना आपका आंकड़ा है, पहले 20 था लेकिन 2020 तक इसकी संख्या 28 हो गई है। तो 28 कैसे हुई इसको हम देखेंगे।
तो इसको सुधार लेंगे। यहाँ पर ये तो छत्तीसगढ़ 7वें जोन में है और अभी 20 केंद्र पहले संचालित थे, लेकिन 2020 तक ये संख्या कितनी हो गई है, 28 हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र ICR के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में राज्य स्तर पर कृषि उत्पादकता में वृद्धि, प्रयोग एवं कृषि संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु ये कार्य को संपादित करता है। उसके बाद इसमें तो समझाने कुछ है नहीं कि ये क्या करता है, जो कृषि से संबंधित जितने भी रिसर्च होते हैं वो तो उसको बढ़ावा देगा ही, और कृषि उत्पाद को वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन करता है। और इसके लिए वो सीधा डायरेक्ट अब सेंट्रल बॉडी है वो तो आपके किसान को तो नहीं मिलेगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ब्रांच बनाना पड़ेगा। तो इसमें सहयोग करता है आपके जो स्टेट के कृषि विज्ञान केंद्र है। इसके माध्यम से जितने भी उसके नियमावली हैं या जितने भी आविष्कार है या उस पर आपका चलता है, आप इसको कह सकते हैं कि जो योजनाएं चलता है उसको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों तक पहुंचाता है, ताकि जो चुनौतियां हैं कृषि से संबंधित उसको निपटारा किया जा सके। इसमें और बहुत सारा टॉपिक है, क्योंकि हमको जो हमारा सिलेबस है CGP मेंस का, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं तो हमको शॉर्ट करने में दिक्कत होगा। तो जो हमारा टॉपिक का मांग है उसके हिसाब से हम इसमें पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो 100 शब्द का ही बनेगा, इससे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं बनेगा। तो उसके हिसाब से हम इसको डील कर रहे हैं। इसमें एक अवार्ड हम देख सकते हैं 1989 में इसको किंग बोडाइन पुरस्कार मिला था, और ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भी इसको मिल चुका है। उसके अलावा बहुत सारे प्राइज़ मिल चुके हैं इसको, तो उसको हम यहाँ पर मेंशन हम नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर हमने देख लिया कि सबसे पहले स्थापना कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इसके अलावा इसका संगठन कैसा है, और लक्ष्य और कार्य क्या है, ICR का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में योगदान क्या है, और कितने केंद्रों में विभक्त है, उसको हम देख लेते हैं। एक बार उसको जानना जरूरी नहीं है, सरसरी तौर पर मैं बता दे रही हूँ कि कौन कौन से 7 से 8 जो जोन है और किसके अंतर्गत आपका छत्तीसगढ़ आता है, तो उसको हम बस देख लेते हैं। उसको याद करना जरूरी नहीं है, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करेंगे तो ठीक है, लेकिन क्योंकि इतना सारे नाम है और है डाटा तो उसको तो याद करना संभव नहीं है, इसलिए एक बार आप उसको बस देख लीजिए। आपका पहला है इसमें कृषि विज्ञान केंद्र जोन पहला, इसके अंतर्गत 30 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। जैसे आपका कौन कौन सा है, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, ये इसके अंतर्गत आते हैं। दिल्ली में जैसे 1 है, हरियाणा में 18 है, हिमाचल प्रदेश में 12 है, जम्मू एवं कश्मीर में 19 है, पंजाब में 20 है। जो यहाँ पर डाटा बता रही हूँ उसको आप एक बार अपडेट कर लें, क्योंकि 2020 में हाल ही फिलहाल में ये डाटा जो है इनकी संख्या, क्योंकि पहले 642 था तो वो अब कितना हो गया, 716 हो गया है। तो कौन कौन, क्योंकि हमको सबको पढ़ना नहीं, हम छत्तीसगढ़ को अपडेट करके देखेंगे, जो अदर स्टेट के हैं वो अपना स्टेट में कितना हुआ है उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जोन सेकेंड में अगर हम देखें, जोन सेकेंड में है 83 कृषि विज्ञान केंद्र है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं सेकेंड जोन में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, इसमें यहाँ पर 3 है, बिहार में 38, झारखंड में 34, पश्चिम बंगाल में 18। उसी तरीके से जोन 3 में 78 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, असम है जहाँ पर 25 है, अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे 16, मणिपुर जहाँ पे 19, मेघालय 5, मिजोरम 8, नागालैंड 9, सिक्किम 9, उसके बाद है नागालैंड में 9 है, सिक्किम में है 4। उसके बाद आपका देखेंगे नेक्स्ट जोन में, जोन नंबर 4, इसमें 81 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 68 है और उत्तराखंड में 13 है। उसके बाद नेक्स्ट है जोन नंबर 5, इसमें 78 कृषि विज्ञान केंद्र है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, इसके अंतर्गत आप आते हैं आपके आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर 34 और 44 है। और उसके बाद जो नेक्स्ट में है कृषि विज्ञान केंद्र आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 6 है, यहाँ पर है आपके राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर 44 और 29। जोन नंबर 7, इसमें 100 कृषि विज्ञान केंद्र है। उसके बाद इसमें छत्तीसगढ़ है, जैसे 20 है, ये डेवलप होकर अभी कितना हो गया है 2020 तक ये 28 हो गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश 47, उड़ीसा में है 33। उसके बाद नेक्स्ट है 8वां, जिसमें कर्नाटक 31, तमिलनाडु 30, केरल 14, गोवा 2, पुडुचेरी है आपका 3 और लक्षद्वीप है 1। इस तरीके से टोटल जो इसके पहले था 642 हो रहा था, जो कि हाल में कितना हो गया है 716 हो गया है। तो आप अपना स्टेट का अपने हिसाब से सर्च करके आप मेंशन करिए, क्योंकि यहाँ पर कितना संख्या है वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, आपको टोटल याद होना चाहिए। अभी 2020 तक इसकी संख्या कितनी है, 2020 तक 716 है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं थोड़ा। वर्तमान में 2020 तक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम देखेंगे तो संख्या, कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या अभी टोटल कितना हो गया है, यहाँ पर 28 हो गया है। और इसमें से जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो सभी IGKY इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर में है इसके अंतर्गत संचालित होते हैं। और जो 22 है वो आपका
ICAR के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है और 6 और अलग से हैं जिनको अभी ICAR की मान्यता नहीं मिली, इसलिए अभी टोटल कितने हो गए हैं, टोटल 28 हो गए हैं। इस तरीके से दोनों मिलाकर के टोटल 28 हुए। इस तरीके से अभी हमने देखा कि ICAR के पूरा स्थापना, उद्देश्य, ICAR के संगठन विस्तार, उसका योगदान क्या है और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किस तरीके से ICAR की कार्यप्रणाली चल रही है और कितनी संख्या है। तो ये इसमें से बस इतना ही देखेंगे। इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आप इसको अपने नोट्सबुक में नोट कर लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे 30 वर्ड में, ICAR क्या है, 30 वर्ड। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गठन एवं मुख्यालय को बताइए, ये 30 वर्ड में रहेगा। उसके बाद क्योंकि आपका जो स्थापना है इसको CGPSS मेंस 2018 में यहाँ से क्वेश्चन बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 वर्ड में, अच्छा इसके पहले जो क्वेश्चन है ICAR क्या है, वो भी यहाँ से क्वेश्चन 30 वर्ड में यहाँ से आ चुका है शॉर्ट नोट में लिखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आपको 100 वर्ड में लिखना है। उसके बाद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हरित क्रांति में योगदान बताइए, ये आपको 100 शब्द में लिखना है। और एक क्वेश्चन और है रॉयल कमीशन के बारे में बताइए, 30 वर्ड। इतना क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से, क्योंकि टॉपिक को आप देख चुके हैं, आप समझ चुके हैं, अपने हिसाब से आप आंसर राइटिंग करने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो CGPSS मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक फॉरवर्ड कीजिए और लाइक शेयर जरूर किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।